डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 64। रिवांश की नज़रें लवी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली और दूसरे ही पल वो घुटनों के बल नीचे बैठ गया। लवी जो तिरछी नजरों रिवांश को देख रही थी, उसे घुटनों के बल नीचे बैठा देख वो एकदम से हैरान रह गई। वो जल्दी से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी उसने इतना ही बोला था तभी रिवांश ने एकदम से उसकी कमर को पकड़ा और उसका हल्का से देख रहे बेबी बम पर किस करके धीमी सी आवाज में बोला, बेबी तुम्हारी मम्मा तुम्हारे डैड को परेशान कर रही है। यू नो वॉट बेबी, तुम आने वाले हो फिर भी तुम्हारी मम्मा की हरकतें बच्चों जैसी है। बात बात पर बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठ जाती है। एक बार तुम इस दुनिया में आ जाओ फिर तुम्हारी मम्मा को मैं बिग गर्ल बना दूंगा। ये बोलते हुए वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए लवी को देख रहा था। रिवांश की बात सुनकर लवी ने तुरंत उसकी तरफ देखा और फिर अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मैं किस एंगल से बच्ची नजर आती हूँ? तुम्हारा बच्चा अपने पेट में लिए घूम रही हूँ फिर भी तुम्हें मैं बच्ची दिखाई देती हूँ। तुम एक काम करो, अभी आंखों के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी आंखों का इलाज कराओ। ग्रेट, क्या आइडिया दिया है मैंने। ये कहते कहते अचानक ही वो रुक गई क्योंकि रिवांश उसकी बात सुनकर उसे बुरी तरह घूर रहा था। रिवांश को खुद को घूरता देख लवी एकदम से हड़बड़ा गई। वो जल्दी से अपनी बात को संभालते हुए नकली का मुस्कुराकर तुरंत बोली, ही मैं तो मजाक कर रही थी। यू डोंट टेक इट सीरियस। इतना बोल वो चुप हो गई और फिर कुछ पल रुक कर बोली, अरे मैं तो भूल गई। मैं तुमसे कुछ बात करने आई थी लेकिन तुम्हारी वजह से मैं वो सब कुछ भूल गई। मुझे शॉपिंग पर जाना है और वो भी अभी। पार्टी में जाने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं हैं। ये बोलकर वो रोनी सूरत बना रिवांश को देखने लगी। उसकी बात सुनकर रिवांश खड़ा होते हुए उसे देखकर बोला, सीरियसली तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं? कल ही मैंने तुम्हारा सारा क्लोजेट चेंज करवाया था और आज तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। ये सुनते ही लवी रोनी सूरत बनाकर बोली, वो सब कपड़े किसी काम के नहीं हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं इसलिए तुम उन्हें बेफिजूल में बहा रहे हो। मुझे उनमें से एक भी ड्रेस नहीं पसंद है। वो सब बेकार है। मुझे अच्छी सी साड़ी चाहिए जो कि उन ड्रेसों में नहीं थी। उसकी बात सुनकर रिवांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, रियली तुम साड़ी पहन लोगी और भी इस कंडीशन में? ये बोलते बोलते वो चुप हो गया और फिर कुछ पल रुककर सर्द आवाज में बोला, साड़ी पहनने के बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनने दूंगा क्योंकि साड़ी तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। अगर तुम्हारा पैर साड़ी में उलझ गया और तुम गिर। इतना बोल वो चुप हो गया और चुपचाप लवी को देखने लगा। रिवांश की अधूरी बात का मतलब लवी समझ गई थी। वो एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे साड़ी पहनना आता है एंड डोंट वरी, मैं नहीं गिरूंगी। अब जल्दी चलो वरना पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे और वैसे भी आज तुम्हारे मम्मा पापा आने वाले हैं तो उनके सामने मैं वेस्टर्न कपड़ों में नहीं जा सकती हूँ। तुम्हारे मम्मा पापा इंडिया से है और अगर उन्होंने मुझे वेस्टर्न कपड़ों में देखा तो फिर उनके दिल में मेरी गलत जगह बन जाएगी। ऐसा नहीं हो इसलिए मुझे साड़ी चाहिए। ये बोलकर उसने अपना पप्पी फेस बना लिया। उसकी बात सुनकर रिवांश कुछ पल रुककर बोला, ओके फाइन, तुम्हें साड़ी चाहिए ना तो हम चलेंगे शॉपिंग, लेकिन पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी, तेजी से नहीं चलोगी और मिल्खा खा बनकर इधर उधर नहीं दौड़ोगी। लवी उसे देखकर तुरंत बोली, ओके आई प्रॉमिस कि मैं ज्यादा तेज नहीं चलूंगी और अपना और बेबी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे की स्माइल बता रही थी कि वो अभी कितनी खुश है। लवी के चेहरे की स्माइल देखकर अनजाने में ही रिवांश के फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने प्यार से लवी के माथे को चूमा और फिर कार का डोर ओपन करते हुए बोला, बैठो अंदर। ये बोलते हुए वो लवी को पैसेंजर सीट पर बैठने का इशारा कर रहा था। लवी मुस्कुराकर अंदर बैठ गई। लवी के अंदर बैठते ही रिवांश ने कार का डोर बंद कर दिया और फिर खुद भी दूसरी तरफ से आकर कार के अंदर बैठ गया। कुछ ही पल में उनकी कार वहां से निकल चुकी थी। दूसरी तरफ रात 8 बजे एक खूबसूरत सा होटल जिसे फेरी लाइटों और आर्टिफिशियल फूलों से खूबसूरती से सजाया हुआ था। उस होटल की रंग बिरंगी रोशनी कई दूर के अंधेरे को चीरते हुए अपनी रोशनी फैला रही थी। इसी होटल के गार्डन में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पूरे गार्डन की साफ सफाई करके उसके पेड़ों को ऊपर से थोड़ा थोड़ा काटकर उन्हें भी फेरी लाइटों से सजाया हुआ था, जिससे वहां का माहौल बेहद खूबसूरत लग रहा था। गार्डन के बीच में बड़ा सा स्टेज लगाया गया था जिस पर रंग बिरंगी लाइटें सेंटर में पड़ रही थी।
मीडिया और लंदन की रिच फैमिली के लोगों से पूरे गार्डन में लोग ही लोग नजर आ रहे थे। स्टेज से नीचे रॉयल सोफे लगाए गए थे और बाकी पूरे गार्डन में एक्सपेंसिव चेयर जिन पर व्हाइट एंड रेड कर्टन्स बिछाए हुए थे, वे लोगों के बैठने के लिए चारों तरफ रखी हुई थी। सामने लगे सोफे पर आग्नेय अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए किसी किंग की तरफ बैठा अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसने इस वक्त रॉयल ब्लू कलर का एक्सपेंसिव 3 पीस सूट पहना था। हमेशा की तरह चेहरे के कोल्ड एक्सप्रेशन, एड्रोबल बॉडी और उस पर वो रॉयल ब्लू कलर का सूट उसे किलर लुक दे रहा था। वहां आई हुई रिच फैमिली की कई बेटियों की नजरें आग्नेय पर टिकी हुई थी, जिसने उन सब पर अपनी एक नज़र भी नहीं डाली थी। कई लड़कियां जो सिर्फ पार्टी में सज सवर कर इसलिए आई थी ताकि आग्नेय उन्हें एक नज़र देख ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आग्नेय जब से यहाँ आया था तभी से उसका सारा ध्यान अपने फ़ोन में था। वो अपने फ़ोन में नज़रें गड़ाए बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा हुआ था। दूर खड़ी एक लड़की जिसकी नज़रें आग्नेय पर टिकी हुई थी, उसकी नज़रें ऊपर से नीचे तक आग्नेय की बॉडी को स्कैन कर रही थी। उसकी नज़रों में कुछ तो था जिससे उसके देखने का एहसास दूर बैठे आग्नेय को भी हो रहा था। आग्नेय को अपने ऊपर उस लड़की की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने नज़रें उठा उस लड़की को देखने की जरूरत नहीं की थी। वो लड़की जिसने वाइन कलर की शॉर्ट थाई तक की ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी ड्रेस का आगे का गला काफ़ी डीप था जिससे उसके क्लीवेज तक का हिस्सा साफ नजर आ रहा था और पीछे से उसकी ड्रेस बैकलेस थी जिस कारण सबको उसकी गोरी पीठ नजर आ रही थी। उसने अपने हाथ में वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था जिसका शिप लेते हुए वो एकटक आग्नेय को देख रही थी। तभी अचानक उस लड़की के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। अगले ही पल उसने अपने कदम आग्नेय की तरफ बढ़ा दिए। वो अपनी कमर को मटकाते हुए बड़ी अदा के साथ चलते हुए आग्नेय के पास आकर रुकी और फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, हेलो मिस्टर वालिया। किसी लड़की की आवाज़ सुनकर आग्नेय ने सर उठा उस लड़की की तरफ देखा और उसे देखकर वो एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। अगले ही पल वो सोफे से खड़ा होते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलते हुए उसने चारों तरफ देखा, सब अपने काम में लगे हुए थे। किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था, जिसे देखकर आग्नेय ने एक राहत की सांस ली। अगले ही पल आग्नेय ने उस लड़की की बाजुओं को कस के अपनी उंगलियों में पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ दूसरी तरफ ले गया। वो लड़की तेज कदमों से आग्नेय के साथ खींचती हुई चली जा रही थी। उसकी नज़रें आग्नेय पर टिकी हुई थी। आग्नेय उसे खींचते हुए होटल के अंदर ले आया और अगले ही पल उस लड़की का हाथ झटके से छोड़कर उसे वॉल से लगा दिया और गुस्से से उसे देखते हुए बोला, काशवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा? एपिसोड 65। ये बोलते हुए उसने चारों तरफ देखा, सब अपने काम में लगे हुए थे। किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था, जिसे देखकर आग्नेय ने एक राहत की सांस ली। अगले ही पल आग्नेय ने उस लड़की की बाजुओं को कस के अपनी उंगलियों में पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ दूसरी तरफ ले गया। वो लड़की तेज कदमों से आग्नेय के साथ खींचती हुई चली जा रही थी। उसकी नज़रें आग्नेय पर टिकी हुई थी। आग्नेय उसे खींचते हुए होटल के अंदर ले आया और अगले ही पल उस लड़की का हाथ झटके से छोड़कर उसे वॉल से लगा दिया और गुस्से से उसे देखते हुए बोला, काशवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा? उसका सवाल सुनकर काशवी ने मुस्कुराते हुए आग्नेय के गले में अपनी बाहें डाली और बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? इसका जवाब मुझसे ज़्यादा तुम अच्छे से जानते हो आग्नेय। मैं जब भी तुमसे मिलने आई हूँ तो ऑफकोर्स हमारे बीच में कुछ हुआ है और आज भी मैं वही सब एंजॉय करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। पिछले 2-3 महीने से तुम नहीं आए तो मैंने सोचा क्यों न मैं ही तुमसे मिलने आ जाती हूँ। ये बोलकर वो अपनी उंगलियों को सेडिक्टिव तरीके से आग्नेय के होंठों पर फिरा रही थी। उसकी इस हरकत पर आग्नेय का चेहरा सर्द हो गया। उसने तुरंत काशवी के हाथ को अपने चेहरे से झटका और उसका गला पकड़ते हुए सर्द में आवाज में बोला, अपनी औकात में रहो काशवी रहेजा, वरना मुझे लोगों को उनकी औकात दिखाना अच्छे से आता है। ये बोलते हुए उसकी पकड़ काशवी के गले पर कसती जा रही थी। उसकी पकड़ काशवी के गले पर इतनी मजबूत थी कि काशवी के पैर हल्के से ऊपर उठ गए और आग्नेय की उंगलियों के निशान उसके गले पर छप गए थे। काशवी ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से आग्नेय का हाथ पकड़ लिया और दबी हुई सी आवाज में बोली, आग्नेय क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे प्लीज, मुझे सांस नहीं आ रही है। ये बात उसने बड़ी मुश्किल से बोली थी क्योंकि आग्नेय की तेज पकड़ उसके गले पर होने की वजह से वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। काशवी की बात सुनकर और उसका लाल पर चुका देखकर आग्नेय ने झटके से उसके गले को छोड़ दिया। इधर इसी होटल की लिफ्ट के पास खड़ी माया सामने आग्नेय और काशवी को देख रही थी। माया ने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी और उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था। बालों की पोनीटेल बनाए हुए वो एक बिजनेस वूमेन लग रही थी।
वो अभी अभी लिफ्ट से बाहर आई थी और बाहर निकलते ही उसकी नजरें सीधा आग्नेय और काशवी पर पड़ी, जिन्हें देखकर उसके कदम वहीं रुक गए थे। माया चुपचाप खड़ी आग्नेय और काशवी को देख रही थी। आग्नेय की पीठ माया की तरफ थी और काशवी का चेहरा माया को साफ दिख रहा था। लिफ्ट जस्ट आग्नेय के पीछे कुछ दूर थी। आग्नेय के छोड़ते ही काशवी घुटनों के बल फ्लोर पर जा गिरी। वो अपने गले पर हाथ रखकर जोर से खांसने लगी। आग्नेय चुपचाप खड़ा काशवी को खांसते हुए देख रहा था। तभी आग्नेय पंजों के बल काशवी के पास नीचे बैठा और हल्का सा उसके चेहरे पर झुककर बोला, मेरे बैग पर तुम तब तक थी जब तक मेरी लाइफ में कोई और नहीं था, लेकिन अब मेरी लाइफ में वो लड़की आ चुकी है जिसके अलावा किसी और के करीब जाने का ख्वाब भी मुझे गवारा नहीं है। फिर रियलिटी में तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम जैसी लड़की के करीब आऊंगा? अगर इतनी ही अपने जिस्म में गर्मी चढ़ी हुई है तो जस्ट टेल मी, मेरे बॉडीगार्ड तुम्हारी गर्मी को अच्छे से शांत कर देंगे। ये बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर काशवी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने अपने हाथ की कस की मुट्ठी बंद कर ली थी। काशवी आग्नेय की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली, कौन है वो लड़की जो आग्नेय वालिया को कंट्रोल करने की हिम्मत रखती है? मुझे भी तो बताओ उस बदकिस्मत लड़की का नाम जिसकी किस्मत आग्नेय वालिया से जुड़ने वाली है। वो आग्नेय वालिया जिसे हर रात एक नई लड़की अपने बैग पर चाहिए होती है, जो कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता है। काशवी ने ये सब बहुत जोर से कही थी जो दूर खड़ी माया को भी सुनाई दे रही थी। माया की आंखें एकदम लाल हो रखी थी और उनमें पानी भर आया था। उसकी आंखें समुद्र की तरह पानी से लबालब हो रखी थी, लेकिन मजाल है जो उस समुद्र से एक बूंद आंसू की बहकर भी बाहर आए हो। माया की आंखों के सामने आग्नेय के साथ बिताए हर एक पल किसी फिल्म के सीन की तरह चलने लगे थे। उसकी बातें, उसका इजहार, उसका करीब आना, सब कुछ एक एक कर माया की आंखों के सामने आ रहा था। अगले ही पल माया की आंखें बंद हो गई और उसकी बंद आंखों से एक बूंद आंसू की बहगालों पर लुढ़क आई। उसके कानों में आग्नेय की कई बातें गूंज रही थी। आई लव यू लिटिल बेबी। आई डोंट नो ये कब हुआ पर अब हो गया है, एंड आई एक्सेप्टेड माई फीलिंग्स। मुझे पहले लगा शायद तुमसे एक अट्रैक्शन है, बट अभी मुझे समझ आया कि मेरी फीलिंग्स एक अट्रैक्शन नहीं बल्कि उससे बढ़कर है। तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आई प्रॉमिस तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा। मुझे बस तुम चाहिए और कोई नहीं। बस तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रहना, उसके बाद सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूंगा। तभी अचानक माया ने झटके से अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें सीधा सामने के नज़ारे पर पड़ी, जिसे देखकर वो एक पल के लिए अपनी जगह स्तब्ध खड़ी रह गई। उसका दिल एकदम धक सा रह गया। सामने काशवी ने अपने होंठ आग्नेय के होंठों पर रखे हुए थे और वो आग्नेय को किस कर रही थी। इस नज़ारे को देखकर माया का सब्र जवाब दे गया। अगले ही पल वो पीछे पलटी और भारी कदमों से पीछे के रास्ते से होटल से बाहर निकल गई। इधर आग्नेय हैरानी से काशवी को देख रहा था, जिसने बिना उसकी परमिशन के उसके होंठों को कैप्चर कर लिया था। आग्नेय को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। तभी अचानक आग्नेय अपने होश में आया और अगले ही पल उसने गुस्से से काशवी को पीछे की तरफ धक्का दे दिया और उसके बालों को कस पकड़ते हुए एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। उस शांत माहौल में अचानक ही जोर की चटाक की आवाज गूंज गई। काशवी का सर एक तरफ झुका हुआ था और उसने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था। आग्नेय का हाथ उसके गाल के पास था और काशवी के गाल पर उसकी 5 उंगलियों के निशान छपे हुए थे। आग्नेय गुस्से से कांपते हुए काशवी को देख रहा था। कुछ पल के लिए सब कुछ एकदम शांत हो गया। वहां किसी चीज का शोर था तो सिर्फ आग्नेय की गहरी सांसों का, जो गुस्से से की वजह से गहरी हो रखी थी। अगले ही पल काशवी ने अपनी नजरें उठा लाल आंखों से आग्नेय को देखा और बोली, क्या हुआ? सच सुना नहीं जा रहा है या फिर डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है? सच सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है? सोचो, जब वो लड़की तुम्हारी असलियत जानेगी तब उसे कितना गुस्सा आएगा। तुम्हारा असली चेहरा देखने के बाद वो लड़की सिर्फ तुमसे नफरत करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। प्यार की उम्मीद तो करना ही मत, क्योंकि तुम्हारे जैसा लड़का किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता है। तभी आग्नेय बीच में बोला, मैं क्या डिजर्व करता हूँ और क्या नहीं ये तुम्हारा मैटर नहीं है। बेहतर होगा तुम अपना ख्याल रखो और मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। मेरे बारे में सोचने के लिए मैं खुद हूँ, और किसने कहा तुमसे कि मुझे किसी का भी प्यार चाहिए? मैं जिससे प्यार करता हूँ अगर वो मुझसे नफरत भी करेगी ना तब भी चलेगा, क्योंकि उसके पास एक रीजन है मुझसे नफरत करने का। हाँ, मैं था प्ले बॉय। मुझे हर रात नई लड़कियां चाहिए थी अपने बिस्तर पर, लेकिन वो सब सिर्फ तब तक था जब तक वो मेरी जिंदगी में नहीं आई थी। उसके आने के बाद मैंने किसी भी लड़की को नहीं छुआ, और अभी भी तुमने। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया और उसे घिन भरी नजरों से उसे देखते हुए खड़ा होकर बोला,
आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, वरना ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हारे घर वाले अपनी बेटी को ढूंढते रह जाएंगे लेकिन उन्हें तुम कभी नहीं मिलोगी। ये बोलकर उसने गुस्से भरी नजरों से कुछ पल काशवी को देखा और फिर तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम में जाते हुए आग्नेय ने अपना रुमाल निकाला और उससे अपने होंठों को जोरों से रब करते हुए वो वॉशरूम के अंदर चला गया। आग्नेय के जाने के बाद अचानक ही काशवी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो सीधी बैठी और अपना फोन निकाल अगले ही पल किसी को कॉल मिला दिया। हम बोलो, काम हुआ कि नहीं? दूसरी तरफ से किसी आदमी की बेसब्र आवाज आई। सामने वाले का सवाल सुनकर काशवी के चेहरे पर विनिंग स्माइल आ गई। वो उसी तरह से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कुछ काम कहा जाए और वो नहीं हो, ऐसा कभी हुआ है क्या जो आज होगा? तुम्हारा काम हो गया है अंगद। माया ने वही सब देखा और सुना है जो हम दिखाना चाहते थे। अब मुझे नहीं लगता है वो फिर कभी आग्नेय के पास आएगी। दूसरी तरफ अंगद हॉस्पिटल बेड पर लेटा मुस्कुराते हुए ऊपर सीलिंग को देख रहा था। उसके सीने पर छोटी सी वाइट पट्टी लगी हुई थी और हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। उसने अपने कान पर फोन लगाया हुआ था और वो काशवी से बात कर रहा था। अंगद मुस्कुराते हुए बोला, फाइनेंशियली बर्बाद करके देख लिया, अब जरा इमोशन के साथ खेलकर देखते हैं। वैसे मुझे उस आग्नेय की हालत के बारे में सोचकर ही इतना एंजॉयमेंट फील हो रहा है जिसे मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। उसने मेरी कंपनी जलाकर मुझे तो बर्बाद कर ही दिया है, लेकिन आबाद तो उसे भी मैं नहीं रहने दूंगा। रिश्ते में जब शक की चिंगारी लग जाती है ना, तब वहाँ कुछ भी बचने की उम्मीद नहीं रहती है, और वो चिंगारी आग्नेय और माया के रिश्ते में लग चुकी है। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे जो होगा वो अपने आप होगा। अब हमें तो बस बैठकर एंजॉय करना है। ये बोलकर अंगद जोर से हंसने लगा। उसके हंसने की आवाज़ सुनकर काशवी भी जोर से हंसने लगी। उन दोनों की हंसी में उनकी जीत की खुशी और आग्नेय को बर्बाद करने का छलावा साफ महसूस किया जा सकता था। इधर आग्नेय जो वॉशरूम में वॉश बेसिन के सामने खड़ा अपना चेहरा पानी से धो रहा था, अचानक ही उसके कानों में काशवी के हंसने की आवाज पड़ी, जिसे सुनकर आग्नेय के हाथ एकदम से रुक गए और उसने तुरंत सर घुमा डोर की तरफ देखा। अगले ही पल आग्नेय के दिमाग में कुछ आया और उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसका चेहरा जो अभी शांत हुआ था वो वापस काला पड़ गया। उसकी आंखें एकदम से डार्क हो गई। उसने वाटर टैप को बंद किया और तेज कदमों से वॉशरूम से बाहर आ गया। उसने सीधा सामने की तरफ देखा जहां अब कोई नहीं था। कुछ देर पहले वहां काशवी बैठी हंस रही थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। आग्नेय ने चारों तरफ नजरें घुमा देखा पर कहीं कोई नहीं था। अगले ही पल आग्नेय ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। वो बाहर आया तभी अचानक वो किसी से टकरा गया। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।